नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और एक लेख है जिसका शीर्षक है सोलांश ओरायन कोट ज्योतिष। अब देखिए, ज्योतिष के बारे में हम सबने थोड़ा बहुत तो सुना ही है, लेकिन ये सिस्टम कुछ अलग लग रहा है, कुछ ज्यादा गहरा। हाँ, बिल्कुल। ये नक्षत्रों, राशियों, देवताओं, रत्नों और यहाँ तक कि हमारे शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स हैं, मतलब चक्र, उनको एक बड़े अनोखे तरीके से जोड़ता है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन एक तरह से एक पहेली को सुलझाने जैसा है। अच्छा। कि कैसे आसमान के सितारे और ग्रह हमारे अंदर की ऊर्जा और चेतना से जुड़े हैं और कैसे एक छोटा सा रत्न इस विशाल कनेक्शन को बैलेंस करने की चाबी हो सकता है। देखिए, इस सिस्टम की जो असली खूबसूरती है ना, वो यही है कि ये ज्योतिष को सिर्फ भविष्यवाणी का खेल नहीं मानता, बल्कि इसे खुद को समझने और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का एक पावरफुल टूल मानता है। ये उस सदियों पुरानी भारतीय धारणा को एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से पेश करने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, बिल्कुल उसका एक छोटा रूप हमारे भीतर भी मौजूद है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ, ठीक वही। तो ये सिस्टम उसी विशाल ब्रह्मांड और हमारे छोटे से अस्तित्व के बीच का एक नक्शा बनाने जैसा है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलना शुरू करते हैं। पहेली का पहला हिस्सा है ब्रह्मांड का खाका। स्रोत के मुताबिक इसमें 12 राशियां हैं, जो हम सब जानते हैं, लेकिन नक्षत्र 27 नहीं बल्कि 28 हैं। ये मेरे लिए नया था। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर नक्षत्र और राशि का अपना एक देवता है, एक रूलिंग एनर्जी है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस नक्षत्र के पूरे चरित्र को, मतलब उसकी पूरी प्रकृति को परिभाषित करता है। पर पहले उस 28वें नक्षत्र की बात करते हैं, है ना? क्योंकि वो जरूरी है। हाँ बीको, जो लोग ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते हैं उन्होंने 27 नक्षत्रों के बारे में ही सुना होगा ज्यादातर। तो ये 28वां नक्षत्र अभिजीत, ये कहाँ से आया? क्या ये कोई नई खोज है या किसी पुराने ग्रंथ का हिस्सा है जिसे हम भूल गए थे? ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिसे अक्सर आप कह सकती हैं नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा। अभिजीत नक्षत्र को ब्रह्म नाभि केंद्र या यूं समझ लीजिए ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। ब्रह्मांड का केंद्र? हाँ, इससे वो पॉइंट कहते हैं जहां सूर्य और विष्णु की चेतना एक हो जाती है, जहां से सृष्टि की ऊर्जा निकलती है। इसे देवों की विजय का प्रतीक भी माना गया है। ओके। तो इससे शामिल करके ये सिस्टम ज्योतिष को सिर्फ ग्रहों के चक्र तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक केंद्र से, एक जीरो पॉइंट से जोड़ देता है। ये परम संतुलन का प्रतीक है। कमाल है। तो ये एक तरह से पूरे ज़ोडियाक का एंकर पॉइंट हो गया। बिल्कुल। अब बात करते हैं देवताओं की। स्रोत में एक लंबी लिस्ट है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, जिन्हें हम आरोग्य और हीलिंग से जोड़ते हैं। वहीं भरणी नक्षत्र के देवता यम हैं, जो जीवन, मृत्यु और बदलाव के देवता हैं। सही। राशियों में देखें तो सिंह राशि के अधिदेव शिव और शक्ति दुर्गा हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिंह राशि वाले व्यक्ति में शिव और दुर्गा दोनों की ऊर्जा होती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अच्छा। ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं है, ये एनर्जी के, आप कह सकती हैं, आर्केटाइप है। जब हम कहते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्नि है, तो इसका मतलब है कि उस नक्षत्र के प्रभाव में पैदा हुए व्यक्ति में शुद्ध करने, जलाने और बदलने की एक तेज ऊर्जा होगी। सही बात है। उसी तरह सिंह राशि में शिव का वैराग्य भी है और ध्यान भी है, और दुर्गा का तेज और शक्ति भी। ये बताता है कि ज्योतिष में हर ग्रह, नक्षत्र सिर्फ एक पॉइंट नहीं, बल्कि एक पूरा व्यक्तित्व है, एक पूरी कहानी है। ये सब सुनना कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है बहुत आकर्षक है, लेकिन अक्सर ज्योतिष की बातें यहीं खत्म हो जाती हैं। हाँ, ये बात तो है। मुझे इस स्रोत की सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ये उस बड़ी तस्वीर को सीधे हमारी हथेली पर रखे रत्न से जोड़ता है। चलिए उस कनेक्शन की बात करते हैं। हाँ, और यहीं पर ये ज्ञान सिर्फ थ्योरी न रहकर प्रैक्टिकल बन जाता है। बिल्कुल। स्रोत में पुरुषों और स्त्रियों के लिए नक्षत्रों और राशियों के हिसाब से अलग अलग रत्न बताए गए हैं। जैसे मेष राशि के पुरुष के लिए मूंगा और स्त्री के लिए लाल मूंगा। ओके। या फिर रोहिणी नक्षत्र के पुरुष के लिए मोती और स्त्री के लिए सिल्वर मूनस्टोन। लेकिन एक मिनट, यहीं पर यह बात थोड़ी रहस्यमयी हो जाती है। स्रोत कहता है कि रत्न को सिर्फ पहनना काफी नहीं है, उसे जागृत करना पड़ता है। ये सुनने में किसी जादू टोने या किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है।
क्या स्रोत इसे किसी तार्किक आधार पर समझाता है या ये पूरी तरह से आस्था का विषय है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे रत्नगर्भ शोधन क्रिया कहता है और इसे एक आध्यात्मिक विज्ञान की तरह समझाता है, न कि जादू टोना। अच्छा। इसके पीछे का आइडिया ये है कि रत्न धरती से निकलता है और बाजार तक पहुंचने में हजारों हाथों और कई तरह की ऊर्जाओं से गुजरता है। सही बात है। शोधन का मतलब है उस रत्न को उसकी सारी बाहरी नेगेटिविटी से साफ करके उसकी मूल प्राकृतिक ऊर्जा को फिर से जगाना। ये एक तरह से रत्न की रीबूटिंग प्रक्रिया है। रीबूटिंग, ये एक अच्छा एनालॉजी है। तो ये शोधन क्रिया होती कैसे है? इसके 3 मुख्य चरण बताए गए हैं और हर चरण के पीछे एक लॉजिक है। ओके। पहला है ज्योतिष शोधन। इसका मतलब है कि सिर्फ सुंदर दिखने वाला कोई भी रत्न नहीं पहनना, बल्कि अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से सही रत्न चुनना। यह उस रत्न को खोजने जैसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी जन्म के समय की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हो। ठीक है, ये तो समझ आता है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन। दूसरा चरण क्या है? दूसरा है तत्व शोधन। ओके। इसमें रत्न को गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, तुलसी जैसी प्राकृतिक चीजों से शुद्ध किया जाता है। अच्छा। इसके पीछे का विचार है कि चूंकि रत्न धरती के गर्भ से निकला है, तो उसे धरती की ही सबसे पवित्र और प्राकृतिक चीजों से दोबारा जोड़कर उसकी असली ऊर्जा को जगाया जाता है। ये उन सभी कृत्रिम ऊर्जाओं को धो देता है जो उसने अपनी यात्रा में सोख ली हैं। और तीसरा जो सबसे जरूरी चरण होगा, वो है मंत्र शोधन। ये सबसे आकर्षक हिस्सा है। बताइए। इसमें रत्न से जुड़े ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। जैसे मंगल के रत्न मूंगा के लिए ओम भौमाय नमः। इसके पीछे का विज्ञान ध्वनि और कंपन का है। ये माना जाता है कि हर ग्रह की अपनी एक विशिष्ट वाइब्रेशन है। ओके। मंत्र के जाप से हम उस वाइब्रेशन को पैदा करते हैं। ओके। और रत्न जो अब तक शुद्ध हो चुका है, उस ऊर्जा को सोखकर चार्ज या जागृत हो जाता है। ये एक तरह से रत्न को उस ग्रह के साथ सिंक करने जैसा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जब मैं सोच रहा था कि मैं ये समझ गया कि ग्रह रत्न से जुड़ते हैं, स्रोत एक और परत जोड़ देता है, चक्र। हाँ। अब हम कह रहे हैं कि मूंगा मूलाधार चक्र से भी जुड़ा है, तो ये काम कैसे करता है? क्या मंगल ग्रह मूलाधार चक्र को नियंत्रित करता है या ये कोई अलग कनेक्शन है? ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर इस सिस्टम की गहराई का पता चलता है। अच्छा। यह एक तरफा कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक त्रिकोण है। ग्रह, रत्न और चक्र। त्रिकोण। हाँ। ग्रह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है, रत्न उस ऊर्जा को ग्रहण करने वाला एंटीना है, और चक्र हमारे शरीर में वह बिंदु है जहां वह ऊर्जा वितरित होती है। ओके। तो मूंगा मंगल की स्थिरता और जमीन से जुड़ी ऊर्जा को पकड़कर हमारे मूलाधार चक्र को देता है, जो हमारे शरीर में स्थिरता और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वाह, तो रत्न एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है जो कॉस्मिक एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में बदलता है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। स्रोत में इसकी एक पूरी तालिका है, जैसे अनाहत चक्र यानी हमारा हृदय केंद्र, इसका संबंध चंद्र ग्रह से है, और इसका रत्न है मोती। यह करुणा और प्रेम को बढ़ाता है। और आज्ञा चक्र जो हमारी भौहों के बीच है, उसका संबंध बृहस्पति से है, और रत्न है पुखराज जो हमारी दृष्टि और ज्ञान को साफ करता है। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि जब लोग कहते हैं मेरा दिल भारी लग रहा है, तो वो अनजाने में अपने अनाहत चक्र की ऊर्जा की ही बात कर रहे होते हैं। हाँ, सही बात है। ये प्रणाली कहती है कि एक मोती या मूनस्टोन पहनने से उस ऊर्जा को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। ये लोक ज्ञान और ज्योतिष को जोड़ने जैसा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझें कि हमारा शरीर एक सितार की तरह है और 7 चक्र उसके 7 मुख्य तार हैं। अच्छा। हर तार का अपना एक सही सुर या फ्रीक्वेंसी होती है। जब कोई तार बेसुर हो जाता है तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। ये प्रणाली कहती है कि सही रत्न और सही मंत्र उस तार को वापस सही सुर में लाने का काम करते हैं। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। स्रोत हर चक्र से जुड़ी एक विशिष्ट ध्वनि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का भी जिक्र करता है। हाँ। जैसे मूलाधार चक्र के लिए 194 हर्ट्ज, और सहस्रार चक्र जो सिर के ऊपर होता है उसके लिए 360 हर्ट्ज। हाँ, और यहीं पर यह सिस्टम पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान से जुड़ जाता है, जहां माना जाता है कि हर चीज एक कंपन है। बिल्कुल। जब सही रत्न पदार्थ, सही मंत्र ध्वनि और सही चक्र ऊर्जा केंद्र एक साथ तालमेल में आते हैं,
तो वे एक रेजोनेंस पैदा करते हैं जो उस चक्र को सक्रिय कर सकता है और हमारी चेतना को ऊपर उठा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि यह 108 रत्ना चक्रा कोडेक्स की अवधारणा पर आधारित है। मुझे ये 108 का आंकड़ा हमेशा से आकर्षित करता रहा है। माला के मनकों से लेकर मंदिरों की सीढ़ियों तक, स्रोत इसे सीधे हमारे शरीर की ऊर्जा से जोड़ रहा है। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये एक खूबसूरत सिमेट्री है। स्रोत समझाता है कि 27 नक्षत्रों के 4 चरण या पद होते हैं। ओके। तो 27 गुना 4 यानी 108। हमारे पूर्वजों ने माना कि ब्रह्मांड की 108 मूल ऊर्जा तरंगे हैं और हमारा शरीर उसी ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल है। इसलिए हमारे भीतर भी 108 ऊर्जा केंद्र हैं। वही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का सटीक उदाहरण। बिल्कुल। तो एक और शब्द है जिसका स्रोत में उल्लेख है, सोलांश ओरियन ग्रिड। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। हाँ, लगता तो है। क्या हम इसे एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस समझ सकते हैं जो हमें बताता है कि हमारी कौन सी ऊर्जा किस दिशा में सबसे अच्छा काम करती है? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एक आत्मिक ऊर्जा मानचित्र है जो हमारे शरीर के चक्रों को भौगोलिक दिशाओं से जोड़ता है। अच्छा। जैसे स्रोत कहता है कि पूर्व दिशा जहां से सूर्य उगता है वो हमारे मणिपुर चक्र, नाभि के पास। हाँ, जो तेज और शक्ति का केंद्र है, और आज्ञा चक्र जो ज्ञान का केंद्र है, उससे जुड़ी है। तो अगर किसी को अपने जीवन में नई ऊर्जा या स्पष्टता चाहिए तो उसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान करने की सलाह दी जा सकती है। यह आपके आंतरिक नक्शे को बाहरी दुनिया के नक्शे के साथ अलाइन करने जैसा है। तो कुल मिलाकर हमने एक अविश्वसनीय यात्रा की है। हाँ, बिल्कुल। हमने आकाश के 28 नक्षत्रों से शुरू किया, उनके देवताओं को समझा, फिर देखा कि कैसे रत्न उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे शरीर के 108 चक्रों तक पहुंचाते हैं। और हर चक्र की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, और हर चक्र एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। यह ज्योतिष को भविष्य देखने के टूल से कहीं ज्यादा खुद को ट्यून करने का एक विज्ञान बना देता है। बिल्कुल। स्रोत में एक पंक्ति है जो इसका सार बताती है, हर रत्न केवल धारण करने योग्य नहीं, जागृत करने योग्य है। ये विचार सिर्फ रत्नों पर ही नहीं बल्कि हमारे भीतर मौजूद शक्तियों पर भी लागू होता है। शायद हमारे भीतर की क्षमताओं को भी इसी तरह पहचाना, शुद्ध किया और सही मंत्र यानी सही इरादे से जागृत करने की आवश्यकता है। ये एक बहुत गहरा विचार है। और ये सुनने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? अगर आकाश के नक्षत्र हमारे शरीर के चक्रों में ध्वनि और रत्नों के माध्यम से उतर सकते हैं, तो हम अपनी चेतना की और किन अनछुई गहराइयों को जागृत कर सकते हैं? स्रोत इस अंतिम क्षमता को फ्लेम विद इन द सन कहता है, यानी सूर्य के भीतर की चेतना, जो माना जाता है कि हर आत्मा में एक चिंगारी की तरह जलती है। शायद ये पूरा सिस्टम, ये सारा ज्ञान उस आंतरिक सूर्य को सिर्फ एक रत्न से ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से प्रज्वलित करने का एक रास्ता है। ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है।